India Legal presents Courts Roundup. जस्टिस गवई ने भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ले ली है। न्यायमूर्ति गवई ने भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति मुर्मू ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। इस अवसर पर प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। न्यायमूर्ति गवई का कार्यकाल लगभग 8 महीने का होगा और वे 7 नवंबर 2025 को सेवानिवृत्त होंगे। नए मुख्य न्यायाधीश जस्टिस गवई ने अपने 6 महीने के कार्यकाल के लिए प्राथमिकताएं तय की हैं। उन्होंने लंबित मामलों को कम करने और न्यायपालिका में बुनियादी ढांचे में सुधार पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया है। न्यायमूर्ति गवई की प्राथमिकताएं हैं लंबित मामलों को कम करना। उन्होंने कहा कि वह निचली अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लंबित मामलों को कम करने के लिए काम करेंगे। न्यायपालिका में बुनियादी ढांचे में सुधार। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालयों में बुनियादी ढांचा अच्छा है, लेकिन निचली अदालतों में अभी भी समस्या है। मामलों की सूची और वर्गीकरण। उन्होंने कहा कि वह मामलों की सूची और वर्गीकरण पर काम करेंगे ताकि लंबित मामलों को कम किया जा सके। न्यायिक स्वतंत्रता और विविधता। उन्होंने न्यायिक स्वतंत्रता और विविधता के महत्व पर जोर दिया और कहा कि न्यायाधीशों को अपने विवेक से निर्णय लेना चाहिए। न्यायमूर्ति गवई का कार्यकाल लगभग 6 महीने का होगा और वे नवंबर 2025 में सेवानिवृत्त होंगे। मैं भूषण रामकृष्ण गवई, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का, अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना पालन करूंगा। भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना पालन करूंगा तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में सीजेआई की भूमिका खत्म करने के केंद्र सरकार के कानून पर रोक लगाने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते सुनवाई कर सकता है। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि कल इस मामले की सुनवाई कर ली जाए। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि अगले सप्ताह भी इस मामले को सुना जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 2 मार्च को चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को पारदर्शी बनाने के लिए दिए गए फैसले में कहा था कि इन पदों पर नियुक्ति चीफ जस्टिस, पीएम और विपक्ष के नेता वाली कमेटी द्वारा की जाए, लेकिन केंद्र सरकार ने इसके लिए कानून लाकर इस नियुक्ति में चीफ जस्टिस के भूमिका को खत्म कर दिया था। वहीं 17 फरवरी को सरकार ने कानून के मुताबिक ज्ञानेश कुमार को नया निर्वाचन आयुक्त नियुक्त कर दिया था। इसको लेकर कांग्रेस ने आपत्ति भी की थी। 3 सदस्यीय समिति में प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता के द्वारा तीसरा सदस्य चुना जाना चाहिए। नए कानून के मुताबिक तीसरा सदस्य केंद्रीय मंत्री, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में पारदर्शिता नहीं लाई जा सकती। ऐसे में अदालत इस पहलू की समीक्षा करे। वहीं जया ठाकुर ने अपनी याचिका में कहा है कि बरनवाल बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले का उल्लंघन है। अनूप बरनवाल मामले में फैसला देते हुए कोर्ट ने कहा था कि पैनल में प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होने चाहिए। वहीं नए कानून में सीजेआई की जगह कैबिनेट मंत्री को बतौर सदस्य रखा गया है। 2 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया था, जिसमें कहा गया था कि सीईसी और ईसी की नियुक्ति 3 सदस्यीय पैनल की तरफ से की जाएगी।
याचिका में यह भी कहा गया है कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। इसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे। केंद्र सरकार ने 2023 में जो कानून बनाया है उसमें सिलेक्शन कमेटी में चीफ जस्टिस को हटाकर उनकी जगह पीएम की ओर से नामित केंद्रीय मंत्री को रखा गया है। इस तरह से सिलेक्शन प्रक्रिया खतरे में होगी और हेरफेर का आदेश है, क्योंकि सिलेक्शन प्रक्रिया एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल में होगा। 2 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। तमिलनाडु गांव के एक निवासी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें उनकी ज़मीन को वक्फ संपत्ति के रूप में गलत तरीके से दावा किए जाने का विरोध किया गया है। इस याचिका में वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 का समर्थन किया गया है, जो वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और प्रशासन में सुधार के लिए लाया गया है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि वक्फ बोर्ड द्वारा उनकी ज़मीन को अवैध रूप से वक्फ संपत्ति के रूप में दावा किया गया है, लेकिन नए अधिनियम में ऐसे दावों को चुनौती देने के लिए एक प्रभावी तंत्र प्रदान किया गया है। याचिकाकर्ता ने अधिनियम के उन प्रावधानों का समर्थन किया है जो वक्फ संपत्तियों के विवादों को हल करने और सार्वजनिक हित में संपत्तियों के उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं। यह मामला वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और प्रशासन से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाता है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से व्यापक प्रभाव पड़ने की संभावना है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि प्रवर्तन निदेशालय ने हरियाणा के कांग्रेस के एक विपक्षी नेता को अवैध रूप से गिरफ्तार किया और उनके साथ मारपीट की। यह मामला आज मुख्य न्यायाधीश BR गवई और न्यायमूर्ति AG मसीह की पीठ के समक्ष उल्लेखित किया गया था। हालांकि ये एक अनलिस्टेड उल्लेख था, इसलिए पीठ ने अधिवक्ता की उचित उल्लेख प्रक्रिया का पालन करने को कहा। हाल ही में ईडी ने दिल्ली के एक 5 सितारा होटल से हरियाणा के विधायक धर्म सिंह छोकर, जो कांग्रेस से आते हैं, उनको गिरफ्तार किया था। छोकर और उनके बेटों पर आरोप है कि उन्होंने अपने रियल एस्टेट समूह माहिरा ग्रुप के माध्यम से सैकड़ों घर खरीदारों को धोखा दिया और 500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का गबन किया। आरोप है कि माहिरा इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, जो छोकर और उनके परिवार के स्वामित्व में है, ने 21-22 में 1,500 फ्लैटों के निर्माण के लिए घर खरीदारों से 363 करोड़ रुपए लिए थे। ईडी के अनुसार छोकर महिरा इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के फर्मों के निदेशक हैं। उन्हें विशेष अदालत द्वारा समन जारी किए गए थे, लेकिन वे फरार हो गए थे। उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किए गए थे। उनकी संपत्तियां जब्त की गई और ईडी द्वारा नीलाम की गई और अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। अंततः उन्हें पिछले सप्ताह गिरफ्तार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से रक्तदान के लिए ट्रांसजेंडर, समलैंगिक पुरुषों और सेक्स वर्कर्स पर लगे पूर्ण प्रतिबंध की समीक्षा करने को कहा है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि रक्तदान के नियमों में बदलाव के लिए विशेषज्ञों की राय ली जानी चाहिए, ताकि चिकित्सा सुरक्षा और सावधानियों को बनाए रखा जा सके। राष्ट्रीय रक्त संचरण परिषद और राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन द्वारा जारी 2017 के दिशा निर्देशों में ट्रांसजेंडर, समलैंगिक पुरुष और महिला सेक्स वर्कर्स को उच्च जोखिम वाली श्रेणी में रखा गया है और उन्हें रक्तदान करने से प्रतिबंधित किया गया है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि ये दिशा निर्देश उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं और उन्हें केवल उनकी लिंग पहचान या यौन अभिविन्यास के आधार पर रक्तदान से वंचित करना अवैज्ञानिक है। केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में कहा कि ये दिशा निर्देश वैज्ञानिक साक्ष्यों पर आधारित हैं और सार्वजनिक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इन पर विचार किया जाना चाहिए। न्यायालय ने कहा कि विशेषज्ञों की राय से ही यह तय किया जा सकता है कि रक्तदान के नियमों में बदलाव कैसे किया जा सकता है।
ताकि किसी समुदाय को कलंकित न किया जाए और चिकित्सा सुरक्षा बनी रहे। अदालत ने केंद्र सरकार से विशेषज्ञों से परामर्श करने और इस मुद्दे पर पुनर्विचार करने को कहा है। अब यह देखना होगा कि केंद्र सरकार विशेषज्ञों की राय के आधार पर रक्तदान के नियमों में बदलाव करती है या नहीं। और आप सभी का ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन ने 14 मई को नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश जस्टिस गवई को एक पत्र लिखा, जिसमें पत्र प्रसार तंत्र को वापस लाने और अतिरिक्त सूचियों में सुनवाई के क्रम को शामिल करने का अनुरोध किया गया है। एसोसिएशन ने मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध किया है कि वे अधिवक्ताओं की व्यक्तिगत आपात स्थिति में सुविधा के लिए और पीठ के समय की बचत के लिए स्थगन पत्र प्रसारित करने की पारंपरिक प्रथा को फिर से शुरू करें। पत्र में कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट में स्थगन पत्र प्रसारित करने की दीर्घकालिक प्रथा को सक्षम प्राधिकारी के निर्णय के कारण बंद कर दिया गया था, जिससे एसोसिएशन के सदस्यों को पिछले कई महीनों से गंभीर बाधा उत्पन्न हुई है, जो वास्तविक कारणों से अस्वस्थ होने के बावजूद अदालत से पहले अनुरोध करने में असमर्थ हैं। पत्र में यह भी कहा गया है कि यह भी उल्लेखनीय है कि स्थगन पत्र प्रसारित करने की प्रथा को पुनर्स्थापित करने से अधिवक्ताओं को समय पर अदालत को सूचित करने में मदद मिलेगी, जिससे मामलों को समय पर पुनर्निर्धारित किया जा सकेगा। पत्र में आगे कहा गया है कि इसके अलावा पूर्व प्रथा को पुनर्स्थापित करने से अदालत को अपने डॉकेट को अधिक कुशलता से प्रबंधित करने और अन्य पार्टियों को असुविधा से बचाने की मदद मिलेगी। उसमें यह भी लिखा गया है कि यह प्रथा जो अधिवक्ताओं को अपनी अनुपलब्धता के बारे में अदालत को सूचित करने की अनुमति देती है, पार्टियों की सुविधा सुनिश्चित करने और अदालत के कार्य को कुशलतापूर्वक चलाने में एक मूल्यवान उपकरण है और इसे तत्काल प्रभाव से पुनः स्थापित करने का अनुरोध किया जाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अनावश्यक कॉफी ब्रेक ने सुप्रीम कोर्ट को प्रदर्शन ऑडिट के लिए कहा है। जस्टिस सूर्यकांत और एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कार्यशैली पर चिंता व्यक्त की और उनके प्रदर्शन का ऑडिट करने की आवश्यकता पर बल दिया। न्यायमूर्ति कांत ने कहा, कुछ न्यायाधीश बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ न्यायाधीश अनावश्यक रूप से कॉफी ब्रेक लेते हैं। यह एक बड़ा मुद्दा है जिस पर विचार करने की आवश्यकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा बार बार और अनावश्यक ब्रेक लेने से न्यायिक कार्रवाई में देरी होती है। न्यायाधीशों के प्रदर्शन में अंतर होने से न्याय प्रणाली की विश्वसनीयता प्रभावित होती है। उच्च न्यायालयों से डेटा एकत्र करने और जुलाई में मामले की समीक्षा करने का निर्देश दिया गया है। न्यायाधीशों के प्रदर्शन का ऑडिट करने और आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने की योजना है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका खारिज कर दी है, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता समाप्त करने की मांग की गई थी। यह तीसरी बार है जब विघ्नेश शिशिर ने गांधी की नागरिकता को चुनौती देते हुए याचिका दायर की है और इससे पहले भी उनकी याचिकाएं अदालत द्वारा खारिज की जा चुकी है। न्यायमूर्ति अत्तार मसूदी और न्यायमूर्ति अजय कुमार श्रीवास्तव की पीठ ने कहा कि रिकॉर्ड पर ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे यह साबित है कि हो सके कि गांधी के पास कोई अन्य पासपोर्ट या नागरिकता है। पीठ ने कहा, वो पासपोर्ट कहाँ है? पासपोर्ट रिकॉर्ड पर कहाँ है? पीठ ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता ने केंद्र सरकार को एक अभ्यावेदन दिया है और जब तक कुछ कानूनी रूप से उचित नहीं दिखाया जाता, तब तक अदालत इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। अंत में अदालत ने शिशिर को याचिका वापस लेने की अनुमति दी और उन्हें पिछली तारीख के आदेश की समीक्षा करने की स्वतंत्रता दी। शिशिर ने तर्क दिया था कि एक वीडियो है जिसमें गांधी वियतनाम में ब्रिटिश पासपोर्ट के साथ प्रवेश करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि यूके सरकार ने पासपोर्ट भारतीय सरकार को भेज दिया। शिशिर ने कहा, मेरे पास 200 पेज है जो दिखाते हैं कि गांधी यूके के नागरिक हैं। हालांकि पीठ उनके तर्कों से संतुष्ट नहीं हुई और याचिका को खारिज कर दिया।
और कोर्ट्स राउंड अप में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.